हर एक स्टूडेंट के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल ये रहता है कि सर, अगर मैं एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल और हर एक क्वेश्चन अच्छे से कर लूं, समझ लूं, तो मैं कितना स्कोर कर सकता हूं बोर्ड एग्जाम्स में? क्या पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करना भी सर पॉसिबल है या नहीं है? तो देखो, इस वीडियो में मैं यही सब चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं और स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से, क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी है, क्या बेस्ट रिसोर्सेज है जिनको आप फॉलो करके 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो इन योर अपकमिंग मैथ्स बोर्ड एग्जाम। तो यार, एनसीईआरटी की जब बात करते हैं, अब ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला पॉइंट, एनसीईआरटी आपके स्कूल में रेकमेंड की जाती है, बोर्ड की साइड से यही बुक स्कूल में सॉल्व करवाई जाती है। और एनसीईआरटी की जो सप्लीमेंट बुक्स होती हैं, जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गई, यही बुक्स आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए बोली जाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इस बुक को फॉलो करना है तो एग्जाम भी इन्हीं बुक्स से आएगा। मतलब एनसीईआरटी सेंट्रिक ही बोर्ड एग्जाम होता है। ये मत सोचना कि आपको कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो कि बच्चों के दिमाग में एक डाउट रहता है कि सर बहुत मुश्किल होता है क्या बोर्ड का एग्जाम? तो ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी लेवल का बेसिक सा आप लोगों का एग्जाम होता है बोर्ड्स का, वहां पे आपसे आईआईटी जेईई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो प्लीज अपने ऊपर से ये एक्स्ट्रा प्रेशर पहले तो आप लोग हटा दो। उसके बाद एनसीईआरटी की खूबसूरती के बारे में बात करते हैं। ऐसी कुछ बातें हैं एनसीईआरटी में जिसकी वजह से एनसीईआरटी एक बहुत अच्छी बुक है। मैं हर बच्चे को रेकमेंड करता हूं कि एनसीईआरटी करने के बाद ही आप आगे कहीं जा सकते हो। तो एनसीईआरटी इज द मोस्ट बेसिक बुक दैट एवरी स्टूडेंट हैज टू फॉलो। तो सबसे पहली खास बात क्या है बच्चों? इजी लैंग्वेज है। जिस तरीके से लिखा गया है बुक को, जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है बच्चा, वो इतना ज्यादा बेहतरीन है कि आप लोगों के पास, तो मैं हूं या फिर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में जा रहे होंगे, उनको कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं। लेकिन ऐसे भी इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास कोई टीचर नहीं है फॉलो करने के लिए, वो कहीं पैसे दे के एनरोल नहीं कर सकते, वो खुद से ही पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। तो एनसीईआरटी इस तरीके से लिखी गई है कि जो ऐसे बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करके कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहें, उनको लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी इंग्लिश लैंग्वेज में किताबें लिखी गई हैं ताकि हर बच्चा बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ पाए, विद और विदाउट टीचर। दूसरा यूएसपी है बेटा कि थ्योरी इतनी वेल प्रेजेंटेड है, आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए जाएंगे, आपका विजुअलाइजेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी जहां से आप लोग कॉन्सेप्ट को ना बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर लोगे। आप कोई सी भी अदर बुक्स में जाओगे ना, रेफरेंस बुक्स में, वहां पे वो कॉन्सेप्ट को सिर्फ नोट की तरह छाप देते हैं, उस पे अच्छे से बातचीत नहीं होती है। लेकिन एनसीईआरटी में देखो, जब चैप्टर चालू होता है तो इंट्रोडक्शन होता है कि ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, इस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्या थी। तो बच्चे ज्यादा डेप्थ में इन चीजों को समझ पाते हैं और इसी डेप्थ की जरूरत है अब लेटेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए, जैसे केस बेस्ड क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं बहुत सारे। तो इसलिए एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस अब और बढ़ गई और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से कवर करने की जरूरत अब और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बेसिक्स बहुत अच्छे से कवर हो सकते हैं बच्चों को। ये लेवल पार करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप एनसीईआरटी को नजरअंदाज कर रहे हो बेटा, तो पक्का आप बोर्ड एग्जाम में फंस जाओगे। अगर सिर्फ और सिर्फ आप आरडीआरएस में भी लगे जा रहे हो ना, तो आप क्वेश्चन तो बहुत सारे प्रैक्टिस कर लोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी इंक्रीज हो जाएंगी। लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट को लेकर सोचना होता है ना, कि अगर एक नया क्वेश्चन दिख जाए तो कैसे सोचना है, वो आपने अपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया होगा अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे। तो ये कुछ खूबसूरत बातें हैं एनसीईआरटी की, जिसकी वजह से एनसीईआरटी इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर कवरिंग बेसिक्स। अब अगर भाई किसी में कुछ खूबसूरती होती है तो ऐसे भी बातें होती हैं जिनको हम फ्लॉज बोलते हैं। तो एनसीईआरटी में कुछ फ्लॉज हैं, मैं इसका नेगेटिव नहीं बोलूंगा, इसको आप नेगेटिव काट के ना फ्लॉज कर दो, ठीक है, कि क्या फ्लॉज हैं एनसीईआरटी के। सबसे पहला फ्लॉ यार, एनसीईआरटी अपने आप को ना अपडेट नहीं कर पाई है। जैसे अब पैटर्न चेंज हो गया है, तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में इंक्लूड किए जाएं, ताकि बच्चे को यार 10 बुक्स ना खरीदनी पड़े। पैसा भी जाता है, फाइनेंशियल कंडीशंस भी अगर किसी की अच्छी नहीं है, तो बच्चा अगर 2 बुक्स भी खरीद रहा है तो और उसके ऊपर बोझ आ रहा है। तो इसलिए आप एनसीईआरटी में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एजर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चंस डालने चालू करिए, अपडेट करिए अपनी बुक को, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत मेजर फ्लॉ है एनसीईआरटी का। दूसरा फ्लॉ है बेटा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ना लिमिटेड है।
प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए। देखो, अगर आपने एनसीईआरटी कवर कर ली, उसके बाद आपने पीवाईक्यूज लगा रहे हो और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा ली, तो यहां से आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अप्लाई करना सीख जाओगे। लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं ये समझता हूं कि बच्चा जितना प्रैक्टिस करे ना मैथ्स को, वो उतना ही ज्यादा अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को बेटर करेगा। और सिर्फ बोर्ड्स के लिए ही क्यों यार, अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है ना कि इसके बाद सर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने जाऊंगा वहां से भी मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाए, है ना। तो आपको अपने आप को बेस्ट तरीके से तैयार करना है, बेस्ट तरीके से, बेसिक तरीके से नहीं। क्या बोला मैंने? अगर आपको, आपका सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि सर बोर्ड एग्जाम्स में मेरा अच्छा स्कोर आ जाए, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज एनफ है। किसी और बुक पे पैसा मत फेंकना या फिर और कहीं मेहनत मत करना। लेकिन आप चाहते हो नहीं सर मैं सीखना चाहता हूं, मैं नई नई टाइप की प्रॉब्लम्स करना चाहता हूं, तो आप गूगल की मदद लो, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन बैंक्स ले सकते हो, इतने सारे आते हैं मार्केट में, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप लोगों को अपने आप को कंटेन नहीं करना है, लेकिन पहले ये बेसिक चीजें कवर करनी है। पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, लास्ट 5-7 साल के पीवाईक्यू, सबसे पहले ये करना है। तो इनके बाद हम लोग अपनी रेंज थोड़ी सी और इंक्रीज करेंगे, लेकिन पहले ये करेंगे। उसके बाद जो मैंने बोला, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस नहीं है और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, तो इनके लिए बच्चों को दूसरी बुक्स लेनी पड़ती है, क्वेश्चन बैंक्स लेने पड़ते हैं, गूगल की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन यार आप लोगों को एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, आप लोगों को जितना ये हार्ड कॉपीज में, बुक्स में मटेरियल मिलेगा ना, उससे ज्यादा आपको गूगल पे मिलेगा। बस बच्चे गूगल को ना यूज करना जानते नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे, जिसको आप लोग यूज करके डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स कर सकते हो। तो इसलिए हमारा बेसिक हो जाता है एनसीईआरटी, सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज करने हैं। अगर इतना भी कर लेते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं एकदम आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम्पलर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे टाइप की फील मिल जाएगी, तो आप कर लोगे। अगर आप ये तीनों चीजों को अच्छे से कर लेते हो और समझ लेते हो चीजों को, और आप लोग ऐसे स्टूडेंट हो कि आप लोग अगर एक नया क्वेश्चन देखोगे, इन्हीं क्वेश्चन से थोड़ा सा वो इंप्रोवाइज कर दिया गया और आप सोचने के लायक हो, तो आप 80 आउट ऑफ 80 पक्का स्कोर कर लोगे, पक्का स्कोर कर लोगे। मैं अपने बारे में बता दूं भाई, मेरे 95 आउट ऑफ 100 आए थे, और ऑनेस्टली RDRS मैंने लगाई ही नहीं थी, सिर्फ एनसीईआरटी करी थी मैंने, और कुछ नहीं किया था। जेईई के लिए मैं तैयारी कर रहा था, तो वहां से अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तो आ ही जाती है, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से समझ आता है। तो अगर आप ये तीनों चीजों को भी, अब ऐसे नहीं कि आपने सरफेस लेवल पे कर लिया, बहुत अच्छे से समझना है। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को मार्क करेंगे, एग्जाम्पलर की हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से विजुअलाइज करेंगे, समझेंगे, पीवाईक्यूज देख के एनालाइज करेंगे कि कौन से सब टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे, तब बात बनेगी। और अगर आप चाहते हो कि सर मार्क्स नहीं यार, मेरे को अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इंक्रीज करनी है, मेरे को सर आगे जाके जो एग्जाम्स में बैठना है वहां पर भी मेरे को हेल्प मिले, और मैं कंटेन नहीं करना चाहता सर खुद को, तो आप इन तीनों से चालू करोगे। ये बेसिक्स कवर करोगे पहले, उसके बाद आप क्या करोगे, एक क्वेश्चन बैंक ले लेना, क्वेश्चन बैंक ले लेना ओसवाल का, बहुत सारे ओसवाल का क्वेश्चन बैंक बेस्ट है, तो आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, जहां से आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और जो लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस है ना, वो प्रैक्टिस करोगे, ताकि आपका दिमाग ट्रेन हो जाए नए पैटर्न के क्वेश्चंस के लिए। इसके साथ साथ आप RD शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना लीजिए। RD शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने से आप लोगों की रेंज थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आप बहुत अच्छे लेवल पे तैयार हो जाओगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, मतलब ज्यादा ही तैयार हो जाओगे। अगर 100% की रिक्वायरमेंट है तो हमने अपने आप को 120%, 130% तैयार कर लिया। और मैंने जो बोला कि आप लोग गूगल की मदद लेना, गूगल बाबा की मदद लेना चालू करिए। रैंडमली डालिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लास 12 मैथ्स, देखो आपको इतने सारे लिंक दिख जाएंगे। ऐसे ही क्या डालो, केस बेस्ड क्वेश्चंस फॉर क्लास 12 मैथ्स, आपको PDF मिल जाएंगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर क्लास 12 मैथ्स लगाओ, बिंदास लगाओ, बहुत टाइम है अपने पास, ठीक है। तो और ऐसे ही मैथ्स बेटर होगी,
बड़े बुजुर्ग बोल के चले गए हैं, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और वो बात अभी तक सच है। प्रैक्टिस के बिना मैथ्स इंप्रूव नहीं हो सकती। तो मेरे को इतना ही आप लोगों को वीडियो में बताना था। मैंने एनसीईआरटी से रिलेटेड भी बात कर ली और आपको ये भी बता दिया कि क्या रिसोर्सेज, क्या मटेरियल आपको यूज करने चाहिए अगर आपको सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ना है तो, और अगर आप कंटेन नहीं करना चाहते, अगर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप डिफरेंट मटेरियल्स को प्रैक्टिस करो। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद।